शुरुआत इसकी एक बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। लगातार कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 1,27,510 नए मरीज सामने आए और एक दिन में 2,795 मरीजों की कोरोना से मौत की खबर आ रही है पूरे देश में। और कुल सक्रिय केसेस पूरे देश में 18,95,520 रह गए। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में इमारत गिरने से अफरा तफरी है। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम में हादसा हुआ है। 2 की मौत की खबर है और ये 2 मजदूर बताए जा रहे हैं जो विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले थे। जर्जर इमारत के गिरने से कई मजदूर घायल हैं। सीधा वाराणसी चलते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा जुड़ गए हैं और उनसे हम जानेंगे, बल्कि उनके कैमरे की नजर से हम देखेंगे कि एक्सीडेंट, ये हादसा कहां पर हुआ है, क्यों हुआ है, इसके कारण क्या थे, कौन जवाबदेह है, ये सब कुछ बताइए नीतीश। राजेंद्र जी, इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जो कार्य चल रहा है उससे थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये कार्य जारी है यहाँ पर। इसके पिछले तरफ एक जर्जर मकान था। वो जर्जर मकान आधा टूटा हुआ था और जो ये मजदूर इस पूरे कॉरिडोर के कार्य में लगे हैं वो आज कहें कि प्रातःकाल भोर में ही वो किसी कारण से उस मकान के पास जा पहुँचे। वही मकान का ऊपरी हिस्सा उन मजदूरों पर गिर गया, जिसके कारण ये हादसा हो गया। 2 मजदूरों की मौत हुई और आधा दर्जन मजदूर इस जो ऊपरी हिस्सा है गिरा है उसमें घायल हो गए हैं। जो घायल हैं उनका इलाज करा दिया गया है, उनको अब फिर से वापस ले आया जा रहा है। उनको चोटें आई हैं। इसके साथ ही जो अब कार्य है वो यथास्थिति जारी है। अभी कार्य में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये जो घटना है ये घटना बड़ी है। बड़ी इसलिए कि जो मजदूर थे वो किसी कारणवश उस जर्जर मकान की तरफ जा पहुंच गए, जिसके कारण से वो जो ऊपर का हिस्सा है वो किसी कारणवश गिर गया। अब बता दें आपको कि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से बनारस में इस घटना की चर्चा है और अधिकारी आगे के दिनों में और भी सतर्कता बरतने की बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी मजदूर काम कर रहे हैं बिना प्रशासनिक अमले को इत्तला किए, बिना किसी जानकारी के किसी भी पुरातन मकान की ओर न जाएं। अब ये सारी बातें शुरू हो गई है, लेकिन जो ये हादसा है उसमें 2 मजदूरों की मौत है और आधा दर्जन घायल हुए हैं। ये जो मजदूर थे वो ये सारी बातें अब जानकारी ली जा रही है कि उन्होंने कारण नहीं जाना, क्या वो मकान के बारे में जानते नहीं थे, ये सारी बातें। लेकिन मकान पुराना था, मजदूर स्वयं के द्वारा वहाँ पे पहुँचे हैं और पहुँचने के साथ ही जब इमारत गिर गई है तो उसके बाद ये हादसा हुआ है। जी राजेश। नीतीश, आप कह रहे हैं कि स्वयं से मजदूर वहाँ पर पहुँचे हैं, ये उनकी चूक थी, उनकी गलती थी और उस जर्जर इमारत के पास वो गए, हादसा हुआ और उनकी जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए और इस जानकारी के लिए नीतीश। बड़ी खबर एक और है इस वक्त। आज बीजेपी संगठन के महामंथन का दूसरा दिन है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम्स बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे हुए हैं। संगठन महासचिव के साथ दोनों डिप्टी सीएम्स की अहम बैठक। बड़ी खबर, बैठकों का दौर जारी लखनऊ में बीजेपी की। आज बीजेपी संगठन के महामंथन का दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं, उनसे और ज्यादा डिटेल्स हासिल करते हैं। आज की बैठकें किसकी हैं, दोनों डिप्टी सीएम्स की बैठक किसके साथ होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय पर? अनुभव बताइए, क्या जानकारियां मिल रही हैं आपको, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल डिप्टी सीएम सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे थे और वो अभी भी मौजूद हैं। वो तकरीबन 9:20 पर यहाँ पार्टी कार्यालय पहुंचे और अभी उनकी बैठक जो है वो चल रही है। पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है BL संतोष, उनके साथ ये राधा मोहन सिंह की गाड़ी है वो भी मौजूद है और यहाँ पर ये बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो महामंत्री संगठन है सुनील बंसल, वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये बैठक अभी जारी है और इसी बीच थोड़ी देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी पहुँचे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि क्या दोनों डिप्टी सीएम एक साथ बैठे हुए हैं और BL संतोष उनके साथ बैठक कर रहे हैं, किन चीज़ों पर वो फीडबैक ले रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कल दिन भर बैठकों का दौर यहाँ पर चला है।
सबसे पहले सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, 4-5 मंत्री, उनको बुलाया था BL संतोष ने। उनसे उन्होंने फीडबैक लिया, काम का फीडबैक लिया, संगठन के काम का फीडबैक लिया, उनके संबंध कैसे हैं सांसदों विधायकों के साथ, इन सारी चीज़ों का फीडबैक लिया। विधानसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारी है, इस पर बात की। फिर पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष और जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक हुई, जो 3 बजे शुरू हुई और तकरीबन 6:30 बजे तक वो चली। तो 3-3.5 घंटे वो बैठक चली। उसके बाद जो कोर टीम है, BL संतोष थे, राधा मोहन सिंह थे, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भी थे, सुनील बंसल थे। ये मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं, वहाँ पर बातचीत होती है, 3 घंटे तक वहाँ भी बातचीत होती है। और आज फिर बैठकों का ये दौर शुरू है। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM है, उनको बुलाया गया था, वो पहुँचे हैं, वो अभी मौजूद हैं। उसी बीच डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि शायद एक साथ ही बैठाकर ये बातचीत हो रही है, कई सारे मुद्दों पर, कई सारी चीज़ों पर फीडबैक BL संतोष ले रहे हैं। दूसरा, सह प्रभारी सुनील भाई ओझा वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे और अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकले हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। तो वो भी थे, लेकिन अभी तुरंत तकरीबन 5 मिनट पहले वो यहाँ से निकले हैं और अभी ये बैठक चल रही है। ये कहा जा रहा है कि इसके बाद कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है, इसके अलावा श्रीकांत शर्मा भी आ जाएंगे, गुलाबो देवी जो मंत्री हैं सरकार की, वो भी यहाँ पहुँचेंगी। तो आज ये पूरा एक, हम कहें तो शाम तक पहले मंत्रियों के साथ बैठकें हैं और उसके बाद जो लखनऊ के सांसद, हम कहें मोहनलालगंज के जो सांसद हैं वो और जो विधायक हैं, उनको भी बुलाया गया है और उनके साथ एक जिला समन्वय की बैठक होगी। उसमें भी BL संतोष मौजूद रहेंगे और वो फीडबैक लेंगे। इसके अलावा कुछ विधायकों को भी हम कहें तो यहाँ बुलाया गया है जी। श्रावस्ती के एक विधायक थे, वो अभी फिलहाल मिलके निकले हैं। कुछ और भी जो पूर्वांचल से विधायक आते हैं, उन्हें बुलाया गया है। उनसे भी संगठन के कामों का फीडबैक लिया जा रहा है। इस कोरोना काल में किस तरीके से काम हुआ, उन्होंने किस तरीके से काम किया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसके लिए खुद BL संतोष सबसे पूछ रहे हैं। मंत्री थे, उनसे भी पूछा कि आप बताइए आपकी क्या तैयारी, और हर एक चीज़ को वो नोट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरीके से देखिए, जो सरकार के मंत्री हैं उनसे ही खुद अगर आप पूछा जाए कि आपकी क्या तैयारी, और वो अपने कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उसी के आधार पर कुछ हम कह सकते हैं कि लिस्ट तैयार हो रही है। और लगातार जो बैठक हो रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर से 2022 के विधानसभा चुनाव को देख। जी 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 जी, ठीक है। स्वाभाविक है, 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है अनुभव। हम चुनावी वर्ष में हैं एक किस्म से, और अगर मंत्रियों से सीधा फीडबैक लिया जा रहा है, विधायकों तक से बात की जा रही है, जिला प्रभारियों से बात की जा रही है, तो इससे पता चलता है कि केंद्रीय संगठन या केंद्रीय पदाधिकारी किस उद्देश्य के साथ लखनऊ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए आप अनुभव। आज से यूपी के सभी 75 जिलों में सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यूपी सरकार की योजना है कि जून और जुलाई, इन 2 महीनों में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, और इसमें हर दिन 5 लाख डोजेस वैक्सीन लगानी होगी, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक यूपी सरकार ने अप्रैल में केवल एक दिन 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगातार लगाकर रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अब सरकार ने जून और जुलाई के महीने में 1 करोड़ और 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को लेकर CM योगी आज टीम 9 की बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो सुबह 10:30 बजे ये बैठक होनी है टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री की। कल भी उन्होंने इसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर बात की, आज भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि आज से रोल आउट हो रहा है ये मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये महाअभियान, और इसीलिए चूंकि बहुत बड़ा अभियान है, इस पर बहुत ज़बरदस्त मंथन की और लगातार पैनी निगाह रखे जाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री समझ रहे हैं टीम 9 के अधिकारियों के साथ, इसीलिए वो अपनी बैठकों में लगातार इस विषय पर मंथन कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को जून महीने में टीका लगा देने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की सरकार का। कैसे अलग अलग जगहों पर ये अभियान आगे बढ़ेगा, आइए अपने संवाददाताओं से जानते समझते हैं, तस्वीरें भी देखते हैं अलग अलग शहरों की। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं कानपुर से, नितिन उपाध्याय आगरा से और अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ हैं। पहले हम चलेंगे आगरा नितिन उपाध्याय के पास और जानेंगे कि आगरा में आज सुबह से कैसे ये वैक्सीनेशन की ड्राइव आगे बढ़ रही है, ये टीकाकरण का अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। बताइए नितिन।
देखिए राजेंद्र, मैं इस समय नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में मौजूद हूँ और आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में महाअभियान की शुरुआत हो रही है, 23 जिलों से वैक्सीनेशन का जो मेगा ड्राइव है अब पूरे 75 जिलों में हो रहा है और आगरा में भी 66 केंद्रों पर 6900 डोजेज आज लगाई जानी है। ऐसे में नगर निगम का जो कार्यकारिणी कक्ष है यहाँ भी 200 लोगों को ये वैक्सीनेशन होना है। आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो आ चुकी है, लेकिन अभी कहा जाए जो वैक्सीन है वो यहाँ नहीं पहुँची है। थोड़ी देर में जो ड्राइव है वो शुरू होने जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा के अभी तक जो सरकारी अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, पीएचसी, सीएचसी पर ही वैक्सीनेशन चल रहा था, लेकिन अब ऐसे कार्यस्थल जहां बड़े स्तर पर लोग रेगुलर पहुंचते हैं वहां भी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही जो अभिभावक स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी भी शुरुआत आज हो रही है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे जो वैक्सीनेशन में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आगरा में एक तरफ लगातार जो केसेज हैं वो कम हो रहे हैं, लगातार जो एक्टिव केस हैं वो 300 के करीब इस समय बने हुए हैं और 14, 15, 20 इस तरह के रोज़ाना नए केसेज आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी काफ़ी बड़े स्तर पर तेज़ी उसमें ला दी है। आगरा में आज जो कोवैक्सीन है वो एसएन मेडिकल कॉलेज में लगेगी और बाकी जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ कोविशील्ड लगेगी। तो कुल मिला के कहा जाए एक तरह से रक्षा कवच के तौर पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इसके अच्छे असर भी आगामी दिनों में देखे जाएंगे और जिस तरह से जो संभावित तीसरी लहर है उसको लेकर भी सरकार लगातार चिंतित है। यही वजह है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में भी इसके लिए पीकू वार्ड बनाया जा रहा है। वहीं जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। ठीक है नितिन, अब हम कानपुर चलते हैं, रतीश से जानते हैं कि कानपुर में ये महाअभियान वैक्सीनेशन का कैसे आगे बढ़ रहा है। दिखाइए, बताइए रतीश। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में। आज कानपुर शहर की अगर बात की जाए तो 161 सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के। महाअभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और जून में एक लक्ष्य भी रखा गया है 1 करोड़ वैक्सीनेशन का। कानपुर की अगर बात की जाए तो 4 लाख वैक्सीनेशन पूरे जून महीने में यहाँ पर किए जाने हैं। आज के अगर लक्ष्य की बात की जाए तो 161 सेंटर्स में 21,690 वैक्सीनेशन आज होना है और मेडिकल कॉलेज को चुना गया है जहां पर हम मौजूद हैं और इसके अलावा सीएचसी किदवई नगर है। ये 2 सेंटर ऐसे हैं जहां पर आज अभिभावक ड्रिवन जो एक वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। 12 साल से कम बच्चों के अभिभावकों को अब वैक्सीनेशन लग रहा है, तो ये एक सेंटर भी है और इसके अलावा एक किदवई नगर सीएचसी का सेंटर है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, युवा काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। 90% तक युवा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और 70% जो 45 प्लस लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये एक रेशियो कानपुर शहर का है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो 12 साल से छोटे बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको यहां पर 100 वैक्सीन लगाई जानी है। आज कानपुर शहर में 2 सेशन चलेंगे, 2 जगहों पर मेडिकल कॉलेज में और किदवई नगर में 100 वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी। कुल अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 21,690 का लक्ष्य है और इस सेंटर की अगर बात की जाए तो 218 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनको लगाई जानी है। 45 प्लस वालों को 200 वैक्सीन लगनी है और एक सेशन 100 वैक्सीन का जो अभिभावकों के 12 साल से कम जिनके बच्चे हैं उनको लगाया जाना है। तो कुछ इस तरीके की तैयारी की गई है। आज के बाद अगर कल की बात की जाए तो 2 जून से ग्रीन पार्क में जो मेगा वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है वहाँ पर भी ये सुविधा मिलेगी पेरेंट्स को जिनके बच्चे 12 साल से कम के होंगे। दूसरा जो ग्रीन पार्क है वहाँ पर 2200 वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है जिसे बढ़ा करके 5000 वैक्सीन तक ले जाया जा रहा है। यानी एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप किया गया है ग्रीन पार्क में, चूँकि जगह ज़्यादा होती है और कोविड के प्रोटोकॉल को मेंटेन करना भी वहाँ पर आसान होता है। ऐसे में वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको और ज़्यादा गति दी जा रही है। क्योंकि कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में कानपुर में 45 ही निकले हैं और 2 की मौत हुई है। तो कोरोना का ढलान है और वैक्सीनेशन को और ज़्यादा स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रतीश। अनुभव के पास चलते हैं और लखनऊ का हाल जान लेते हैं, वहाँ पर ये मेगा ड्राइव कैसे चल रही है, बताइए और दिखाइए नीतीश। क्षमा करें अनुभव। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, जैसा आपने कहा कि एक मेगा अभियान सरकार ने शुरू किया है और लक्ष्य 1 करोड़ वैक्सीनेशन का है इस जून के महीने में और जुलाई में ये 2 करोड़ है। यानी 2 महीने में कुल 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य योगी सरकार ने तय किया है। क्यों? क्योंकि जब 3rd वेव आएगी तो जिनका वैक्सीनेशन हो चुका होगा वो इससे बचेंगे, यानी इसका संक्रमण तब कम फैलेगा।
इसीलिए ये मेगा अभियान शुरू किया गया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम, वहाँ पर इकाना स्टेडियम और छोटा इमामबाड़ा, देखिए अलग अलग जो सेंटर्स थे, हॉस्पिटल थे, वहाँ तो चल ही रहा है वैक्सीनेशन, लेकिन ये 3 विशेष और जगह बनाई गई है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन होगा। यानी इन जगहों पर भी सेशन अब वैक्सीनेशन के होंगे और जो 11,000 लोगों को हर दिन इन 3 जगहों पर वैक्सीन लगाने की योजना है। और इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात है तो तकरीबन 3,40,000 3,50,000 के आसपास वैक्सीन एक दिन में लगनी होगी, तभी ये आंकड़ा पहुंच पाएगा 1 करोड़ के आसपास। और अगर 2 महीनों को जोड़ लें और कुल 3 करोड़ वैक्सीन को जोड़ लें तो 60 दिनों में ये तकरीबन हो जाएगा 3 करोड़, यानी 5 लाख वैक्सीनेशन हर दिन करना पड़ेगा। सरकार ने अभी केवल अप्रैल के महीने में सिर्फ एक दिन 5 करोड़ 5 लाख वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है जी। वैक्सीन की उपलब्धता अब धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि सीरम को 50 लाख का ऑर्डर दिया था और इसके अलावा भारत बायोटेक को दिया था, वो धीरे धीरे वैक्सीन भेज रहे हैं। पर तैयारी यही है, लखनऊ में जो आज मेगा कैंप लगाए गए हैं 3 जगहों पर, वहाँ पर भी यही तैयारी है कि लोग जाएं। और खासतौर से बुजुर्ग अनुभव, अब इसकी सफलता दो बातों पे जैसा आपने बताया, 2 बातों पे इसकी सफलता निर्भर करती है। एक तो ये कि वैक्सीनेट करने वाले लोग अलर्ट रहें, पूरे सक्रिय रहें। दूसरा ये कि आम लोग जागरूकता दिखाएं, रुचि दिखाएं, उत्साह दिखाएं और इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाएं, टीका लगवाएं। इसी तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और किसी और तरीके से नहीं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ में जयमाल से पहले दुल्हन की हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया था, जिस मामले पर एसपी आकाश तोमर ने कड़ा एक्शन लिया है। फायरिंग करने वाली दुल्हन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रिवॉल्वर का लाइसेंस भी कैंसिल होगा। 30 मई की शाम का ये था वायरल वीडियो।